हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत दृष्टिबाधित बालकों के शैक्षिक गतिविधियों में या अधिगम कराने हेतु अध्यापक की क्या भूमिका होती है या अध्यापक किन गतिविधियों के माध्यम से, किन क्रियाकलापों के माध्यम से एक दृष्टिबाधित बालक के जीवन में या उसके शैक्षिक कार्य में सहयोग प्रदान करते हुए उसे अधिगम कराने पर बल देता है या अधिगम कराने के लिए प्रोत्साहित करता है या अधिगम के लिए प्रोत्साहित, इसको हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्रमशः इस प्रकार से है। पहला तो ये है पहचान। अध्यापक, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यापक जो है ऐसे बालकों की पहचान करता है, यानी वह आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक है या पूर्ण रूप से या गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक है। इस सब की परिभाषाएं विशेष रूप से बताई जा चुकी हैं। अगर सब चर्चा एक ही क्लास में करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बनाता रहता हूं। आप पिछले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से अपना पढ़िए। पहचान की बात मैंने कहा, वो गंभीर रूप से है या मंद रूप से है या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक है या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक है, उसकी वह पहचान करता है। पहचान करने के संग संग उसकी सीमाओं का वह आकलन कर लेता है कि यह बालक किस दृष्टिकोण से, यानी उसके हाव भाव, गतिविधि में, क्लास की में उपस्थिति में पूछने पर या उसके देखने के अंदाज के आधार पर वो क्या करता है, वह पहचान करता है। पहला पहचान करता है, इसकी भूमिका होती है पहचानने में। जब वो उसको पहचान लेता है तब जो है उसके अनुसार जो है वह अपनी हर गतिविधि, शैक्षिक, व्यवहारिक इत्यादि गतिविधियों का संपादन इस प्रकार से करता है कि बालक आराम से पढ़ सके। दूसरा है शिक्षण। अध्यापक जैसे ही इस बालकों को पहचान लेता है, जैसे आंशिक दृष्टि बाधित बालक अगर है तो ऐसे बालकों के लिए शिक्षण सामान्य कक्षा में ही दी जाती है। लेकिन अगर गंभीर रूप से है या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक है तो ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी शिक्षण की गतिविधियों में वह अपना जो है दृष्टिकोण अपनाने लगता है। अगर दृष्टिबाधित बालक है तो व्याख्यान विधि का वो ज़्यादा प्रयोग करता है, ज़्यादा बड़े बड़े चित्र का वह प्रयोग करता है शिक्षण के अंतर्गत, उपयुक्त शब्दों का वह प्रयोग करता है और बीच बीच में उनसे प्रश्न पूछ करके वो परीक्षण भी करता रहता है, चेक भी करता रहता है कि आया कि नहीं। यानी शिक्षण की जो गतिविधियां हैं वह उसकी बदल जाती हैं, यानी शिक्षण की गतिविधियों के माध्यम से वो उसको जो है बताना शुरू करता है, पढ़ाना शुरू करता है। शब्दों का ज़्यादा प्रयोग, बड़ा चित्र, काला रंग का ज़्यादा प्रयोग, ज़्यादा प्रकाश की व्यवस्था करना इत्यादि सब व्यवस्था करते हुए अपने शैक्षणिक गतिविधियों को वह जो है क्या करता है, संपादित करता है या पढ़ाता है, या अपने जो पढ़ाई हुई विषय उसे बार बार दोहराते हुए पढ़ाता है। क्योंकि ऐसे बालक देख तो सकते नहीं जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक है, तो ऐसे बालकों के लिए क्या करता है अध्यापक की एक चीज़ को समझा करके उसे पढ़ाते वक्त रिपीट करता रहता है, 2-2 3-3 बार बताता रहता है, व्याख्या करता है। यानी शैक्षणिक गतिविधियाँ उसकी जो है परिवर्तित करते हुए उनको अधिगम कराने पर बल देता है। दूसरी भूमिका। तीसरी भूमिका है निर्देशन की। निर्देशन का यहाँ तात्पर्य यह है कि ऐसे बालकों के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए भी वो निर्देश देता है। माता पिता घर में उसके संग कैसा व्यवहार करें, उसका निर्देश देता है। उसके लिए उपचारात्मक गतिविधियां यानी चिकित्सकीय सुविधा या चिकित्सकीय व्यवस्था के संदर्भ में भी निर्देश देता है। खास तौर से उसके अंदर क्या क्वालिटी है, किस आधार पर उसको पढ़ाया जाए, किस आधार पर उसको ट्रेनिंग दे दी जाए कि वह आगे चल कर के धन कमाते हुए आत्मनिर्भर हो सके, यानी व्यक्तित्व के निर्माण में या प्रशिक्षण में भी वो निर्देश देता है। यानी ये हम कहें कि उसके व्यक्तित्व के संदर्भ में, उसके व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में भी क्या करता है अध्यापक, क्या करता है, निर्देशन देता है। चौथा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का तात्पर्य होता है कि किसी व्यवहार को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से बार बार अभ्यास के द्वारा स्वभाव में उतारना क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। या स्वभाव में उतारना या इस परिस्थिति में वैसा व्यवहार स्वभाव से ही आदमी करने लगे, पसंद करने लगे, उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। तो अध्यापक क्या करता है, दृष्टिबाधित बालकों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था या प्रशिक्षण भी कराता है या उसकी व्यवस्था करता है। जैसे अब डेली की दिनचर्या, नहाना धोना, कपड़ा पहनना, साफ करना इत्यादि संबंधी उसे प्रशिक्षण कराया जाता है। एक तो दिनचर्या से संबंधित प्रशिक्षण हो, दूसरा होता है उसके प्रशिक्षण चलने फिरने से संबंधित प्रशिक्षण।
चलने फिरने से संबंधित प्रशिक्षण, जिसमें हमने बताया था कि जो है किस प्रकार से यंत्रों का प्रयोग करते हुए वो जो है हर गतिविधि के अंदर वो अपना पढ़ाई लिखाई से संबंधित अन्य बातों से संबंधित वह प्रशिक्षण के माध्यम से उसे ट्रेंड किया जाता है। यानी इन प्रशिक्षण के माध्यम से उसको पढ़ाई, जैसे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक है तो चश्मा के माध्यम से कैसे पढ़ा जाए, या लेंस के माध्यम से कैसे पढ़ा जाए, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग करके जो है वो प्रयोगात्मक कार्य कर सके। यानी उससे संबंधित उसे क्या किया जाता है, प्रशिक्षण देने संबंधी भी गतिविधियों को अध्यापक क्या करता है, उनको संपादित करवाता है। यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत या व्यवहार के अंतर्गत जो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उसको भी अध्यापक उसकी व्यवस्था करता है या कराता है। अगला है उपकरण। उनके उपकरणों की देखभाल, उनके लिए किस समस्या से ग्रसित बालक के लिए कौन सा उपकरण होगा, और उस जैसे आँख में सुधार हो रहा है, आँख में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो उस परिस्थिति में उपकरणों को बदलना, यानी उसे कम जो है लेंस, उसे कम क्षमता का चश्मा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी उपकरण संबंधी देख रेख करना, उनके जांचते परखते रहना, उसके विषय में उससे पूछते रहना कि दिक्कत हो रही है, पहले से कम दिखाई दे रहा है या ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इन सब बातों से संबंधित उसे उपकरण के देख रेख, परिवर्तन इत्यादि संबंधी बातों के संदर्भ में भी अध्यापक क्या करता है, उसे निर्देशित करता रहता है, बताता रहता है, समझाता रहता है। घर और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के माध्यम से भी उसमें सुधार करने की प्रक्रियाओं को भी देखता रहता है। अगला है छठा, शैक्षिक वातावरण का, यानी ऐसे बालकों के लिए किस प्रकार का रूम हो, किस प्रकार का जो है वो प्रकाश हो, किस प्रकार का उसका पाठ्यक्रम हो कि उसको सिखाया जा सके, और किस प्रकार का जो है सहायक सामग्री हो। आवश्यक सामग्री अलग होती है, सहायक सामग्री अलग है। सहायक सामग्री का मतलब होता है उस टॉपिक विशेष के लिए कौन कौन सी गतिविधियां अलग से ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप भारत के विषय में पढ़ा रहे हैं तो भारत का नक्शा एक सहायक सामग्री हो गई, लेकिन चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, टेबल, कुर्सी, प्रकाश, ये सब आवश्यक सामग्री में आती हैं। तो जो सहायक यानी टॉपिक विशेष के लिए कौन कौन सी चीज़ें बाहरी रूप से हम एकत्र करके उसे जो है उपस्थित कराया, एकत्र करते हुए उसे जो है उपस्थित कराते हुए उसको पढ़ाया जाए, यानी पाठ्य सहगामी क्रिया शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत आती है। उसी तरह से साफ़ सफाई, शौचालय भी हो गया, आने जाने की भी व्यवस्था हो गई, छड़ी हो गई। यानी एक प्रकार से हम ये कहें कि जो शैक्षिक वातावरण है विद्यार्थियों को भी उसके कॉपरेट करने के लिए, उसके लिए शैक्षिक वातावरण की समस्त परिस्थितियों का निर्माण करना, प्रबंधन करना, व्यवस्था करना, संचालित करना, उस परिस्थिति में उसे सिखा देना, इन सभी गतिविधियों में जो है अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है अभिप्रेरणा एवं आत्मविश्वास। अध्यापक एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है जो उसके प्रत्येक क्षण उस बालक को प्रोत्साहित करता रहता है, अभिप्रेरणा देता, प्रेरित करता रहता है, ताकि वह बालक स्वयं पर विश्वास करते हुए आत्मविश्वास को प्राप्त कर सके। याद रखिए, वास्तव में वो व्यक्ति अंधा होता है जिसके पास दिमाग में आंखें नहीं हैं। जिसके पास दिमाग नहीं वो अंधा होता है। वास्तव में जिसे पागल व्यक्ति को देखा जाए तो आँख होती है, यानी फिर भी वह देख नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता। यानी आँख तो माध्यम है, देखता तो दिमाग ही है। वास्तव में वह व्यक्ति अंधा होता है जो दिमाग से अंधा है। वह व्यक्ति विकलांग हो गया जो दिमाग से विकलांग हो गया। शरीर से विकलांग का कोई मतलब नहीं। यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि अभिप्रेरित करता रहता है, और उसको इस प्रकार से अभिप्रेरित करता रहता है कि वह आत्मविश्वास, उसके अंदर विश्वास जागृत हो जाए कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और जब ये विश्वास जागृत हो जाता है तो वह प्रशिक्षण, बहुत सारे कार्य हैं वह करता हुआ वो आगे बढ़ता चला जाता है। जो सामान्यतः बच्चे चश्मा लगाते हैं वो भी तो आंशिक रूप से ही दृष्टिबाधित बालक हैं, परंतु वो क्या किया है कि वह इतना घर से प्रेम प्रोत्साहन मिला है, अध्यापक से प्रेम प्रोत्साहन मिला है, यही कारण है कि उसके अंदर आत्मविश्वास इस सीमा तक बढ़ जाता है कि जो चाहे सो कर लेता है। ये वास्तव में जो है इसमें हम दोनों बालक शामिल है, आंशिक दृष्टिबाधित बालक, गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक, मंद रूप से दृष्टिबाधित बालक, सभी प्रकार के इसमें दृष्टिबाधित बालकों को ध्यान में रखते हुए ये भूमिका मैं बता रहा हूँ। इसलिए थोड़ी सी व्याख्या में अगर आप भी सावधानी रखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिख सकेंगे। तो कहने का मतलब अभिप्रेरित करता रहता है अध्यापक, ताकि उसके अंदर आत्मविश्वास हो सके, अपनी योग्यता क्षमता पर उसे विश्वास हो सके। क्योंकि सिर्फ ज्ञान की एक इंद्री खराब है ना, दृष्टि, बाकी 4 इंद्री तो काम कर रही है।
यानी नाक काम कर रही है, जिह्वा काम कर रही है, स्वाद वाला भी काम कर रहा है, स्पर्श भी काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो 4 इंद्रियां हैं वो काम तो कर ही रही हैं, तो 4 इंद्रियों के माध्यम से सुनने वाला भी काम कर ही रहा है। 4 इंद्रियों के माध्यम से उसे काफ़ी पढ़ाया जा सकता है। यानी इस प्रकार से उसे जो है हम अभिप्रेरित करके हुए उसके योग्यता क्षमता के अनुसार पुरस्कार उसे देते हुए, पुनर्बलन देते हुए आत्मविश्वास जागृत करते हैं, जिससे वह आत्मनिर्भर होकर पढ़ने लिखने में सफल हो जाता है, व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। अगला है 8वां, पाठ सहगामी क्रिया। इसमें अध्यापक इस बात का ध्यान रखे कि चाहे आंशिक दृष्टि बाधित बालक हो, चाहे गंभीर रूप से दृष्टि बाधित बालक हो या पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक हो, जहाँ तक संभव हो उसे पाठ सहगामी क्रियाएँ अवश्य कराएं। पाठ सहगामी क्रियाएँ जब होंगी, ऐसा होता है नहीं कि जब बालक को आप किसी के लिए निगलेक्ट बोलोगे कि नहीं आप इस योग्य नहीं हो, तो उस क्षेत्र में उसे कुंठा आ जाती है, हीन भावना आ जाती है, घृणा आ जाती है, आत्मग्लानि आ जाती है। तो ये जो निगेटिव जो संवेग हैं, जो नकारात्मक संवेग हैं, वह उसके अंदर उत्पन्न न हो, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके उसे सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल किया जाए, ताकि वह सामाजिक प्राणी हो सके, व्यक्तित्व की गरिमा और दूसरे का अपना स्थान और दूसरे का सम्मान की भावना उसके अंदर डेवलप हो सके। तो यहाँ तक जहाँ तक हो सके उसे सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल करना चाहिए, ताकि वह हीन भावना का शिकार न हो, हमेशा पॉजिटिव संवेग यानी धनात्मक संवेगों का विकास करता हुआ आगे बढ़ सके। अगला है व्याख्यान की प्रस्तुति। ये व्याख्यान की प्रस्तुति के यहाँ तात्पर्य है कि ज़्यादा सरल शब्द बोले टीचर, स्पष्ट शब्द बोले, क्रमबद्ध ढंग से बोले, व्यवहार से जोड़ करके उन्हें बताए, या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक है तो उन्हें जो है अनुभविक दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे समझाने का प्रयास करें। यानी इस प्रकार से व्याख्यान में विशेष प्रशिक्षण अध्यापक को लेना चाहिए। अध्यापक अगर लिया है तो व्याख्यान बहुत अच्छा करेगा। यानी विशेष जो विशिष्ट बीटीसी या विशिष्ट बीएड होता है, वो अगर प्रशिक्षण अध्यापक ले करके अगर व्याख्यान देता है तो ऐसे बालकों को काफ़ी समझाया जा सकता है या समझाने में सफलता मिले। यानी व्याख्यान के दृष्टिकोण से भी अध्यापक को जो है उस ऐसे बालकों के अधिगम में सहयोग करता है, जिसमें चित्र है, प्रकाश काफ़ी तेज प्रकाश है, कोई स्लाइड है या प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर जो है तो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए काफ़ी सब हेल्पफुल होते हैं। और उसके संग जो है उपकरण है, इन माध्यम से जो है वो व्याख्यान को देते हुए और उनसे संबंधित गतिविधियों को प्रस्तुत करते हुए बताता है, पढ़ाता है, लिखाता है, समझाता है, तो जो है उनको काफ़ी अधिगम होता है। यानी व्याख्यान के माध्यम से भी काफ़ी अध्यापक अधिगम करता है। 10वां है उपचारात्मक गतिविधि। उपचारात्मक गतिविधि का तात्पर्य है कि जो मंद रूप से दृष्टिबाधित बालक है या फिर जो गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक है, ऐसे बालकों को पढ़ने लिखने में स्वाभाविक रूप से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उनका जहां समस्या उत्पन्न हुई उसे समस्याओं को दूर करते हुए आगे बताना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि ऐसे बालक अपने गति के अनुसार, इस प्रकार से जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं इसको बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यानी उसी को केंद्र मान करके उसी की गति के अनुसार उसे सिखाने का प्रयास किया जाता है। उसमें उपचारात्मक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उपचार के माध्यम से उसकी आने वाली समस्या और अवरोधों को दूर करते हुए हम लोग सिखाते पढ़ाते हैं। ये उपचारात्मक गतिविधियों में भी अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका। 11वां है सामाजिक वातावरण। ऐसे बालकों के लिए सामाजिक वातावरण का निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही ऐसे बालक से गलती हो जाए, फिर भी उसे एक प्रोत्साहन ही देना चाहिए, उसे सामान्य रूप से उसको नॉर्मलाइजेशन मतलब सामान्य कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिस बालक को पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, ऐसे बालकों को सम्मान देना या अध्यापक सम्मान दे, सम्मान जब देगा तब उसको समाज से जुड़ने की प्रवृत्ति, समाज की गतिविधियों में भाग लेने की प्रवृत्ति, समाज में लोगों से सम्मान पाने की प्रवृत्ति, यानी उसका सम्मान सुरक्षित रहेगा, सम्मान लोग देंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक वह सामाजिक वातावरण में से भी वह सम्मान जब तक नहीं मिलेगा तब तक वह धनात्मक संवेगों का विकास नहीं कर पाता है। मानता हूँ कि अध्यापक सम्मान देता है, अगर अध्यापक अन्य सामाजिक लोगों को, अन्य सहपाठियों को, घर के लोगों को भी अगर वो सम्मान की बात को उसी
करने की या सम्मान के शब्द को बोलने की, सम्मान का व्यवहार करने की अगर प्रवृत्तियों को जागृत कर देता है तब तो बालक विकास कर लेता है। अगर उधर निर्देशित दे करके ऐसी गतिविधियों को जागृत नहीं कर पाता है या नहीं ध्यान देता है तो ऐसे बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। तो सामाजिक वातावरण इस प्रकार से वह उपस्थित करता है कि प्रत्येक अवस्था में उसे प्रसन्नता के साथ अधिगम करने की सहमति, रुचि इत्यादि प्रदर्शित कर सके, उसमें सक्रिय हो सके, भाग ले सके, ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। जहाँ तक मैंने इस सभी गतिविधियों को व्यवहार से जोड़ करके अध्यापक की भूमिका को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।